नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हो, अपने राजस्थान की राज्य व्यवस्था को कर रहे थे, जिसमें अपने उच्च न्यायालय को देख रहे थे और उच्च न्यायालय में अपने लोगों ने कुछ आर्टिकल भी देखे। तो आज अपने आर्टिकल देखेंगे 220, 219 तक अपने लोगों ने अनुच्छेद देख लिए थे और आज अनुच्छेद देखेंगे अपने 220। तीनों अनुच्छेद मैं आपको साथ में करवाता हूँ, एक 220, 221 और 222। इसको ध्यान से समझिएगा और बाद में अपने लिखेंगे इसको। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, अनुच्छेद 220 के अंदर, अनुच्छेद 220 के अंदर जो सेवानिवृत्त जज होते हैं, जिन्होंने अपने पद पर कार्यकाल अपना पूर्ण कर लिया, उनके बारे में बात कही गई है कि अगर सेवानिवृत्त जज को वकालत के लिए बुलाया जाता है तो वो वकालत कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला तो वो वकालत कर सकते हैं, जैसे देखिए उसने राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर पहले से वो रह चुका है जज, ठीक है, तो उसको बुलाया जाता है वकालत के लिए बाद में, तो वो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। अन्य किसी भी स्टेट में हाई कोर्ट के अंदर जा सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस हाई कोर्ट के अंदर वो जज रह चुका है वहाँ पर वकालत नहीं कर सकता। पहली कंडीशन तो ये होगी कि जिस मतलब जहाँ पे उसने जज के रूप में कार्य कर लिया हो, जहाँ उसने जज के रूप में कार्य कर लिया हो, यहां पर वकालत नहीं कर सकता वो। पहला तो वो मतलब राजस्थान में किया है उसने, वो जज रह चुका है, यूपी में रह चुका है, इलाहाबाद के अंदर रह चुका है, तो यहाँ पर ये इसको वकालत के तौर पर बाद में बुलाया जाता है रिटायर के बाद, तो वो वहाँ पे वकालत नहीं कर सकता। और देखिए वो कहाँ पे कर सकता है, तो कहाँ पे कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। अगर उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुलाया जाता है तो वो वहाँ पे वकालत कर सकता है। समझ में आया। देखिए पहला तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है वकालत के लिए अगर कोई रिटायर्ड यानी जिसने अपना पदकाल पूर्ण कर लिया हो, कार्यभार पूर्ण कर लिया हो, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है वो जज। और कहाँ जा सकता है, जहाँ पर उसने जज के रूप में कार्य नहीं किया हो वहाँ पे वकालत कर सकता है। ये है 220 के अंदर। तो 221 के अंदर दोस्तों क्या है, इसके वेतन भत्तों का उल्लेख है। क्या, इसके वेतन भत्तों का, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको कितने वेतन भत्ते दिए जाते हैं। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज होता है उसका मंथली वेतन होता है दोस्तों 2,50,000। कितना होता है, 2,50,000 रुपये मंथली वेतन दिया जाता है। और जो अन्य जज होते हैं उनका दोस्तों होता है 2,25,000। कितना होता है, 2,25,000 एक महीने का उनको वेतन दिया जाता है। और देता कौन है, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है, राज्य सरकार उसको वेतन देती है। और वेतन का निर्धारण की बात करूं कि इसको 2 लाख मिलना चाहिए, 2.5 लाख मिलना चाहिए, 3 लाख मिलना चाहिए, इस वेतन का निर्धारण कौन करती है। तो दोस्तों मैंने जब हाई कोर्ट स्टार्ट करवाया था, मैंने एक ही लाइन लिखवाई थी कि अपनी कैसी न्याय व्यवस्था है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। जो हाई कोर्ट होता है वो किसके अंडर में आता है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है। तो वेतन के निर्धारण की बात करूं मैं दोस्तों, तो वेतन का निर्धारण की बात करूं तो कौन करती है, निर्धारण संसद करती है कि इसको कितना वेतन देना चाहिए और कितना वेतन नहीं देना चाहिए। तो निर्धारण कौन करती है, संसद करती है। वेतन का निर्धारण भी संसद करेगी। अगर मैं बात करूं आगे डीप जाने की बात करूं तो इसके अंदर जो पेंशन दिए जाते हैं, इसको जो पेंशन और भत्ते दिए जाते हैं वो कौन देती है, तो दोस्तों वो भी संसद ही देती है। कौन देती है, जो इसको पेंशन देती है, पेंशन भत्ते देती है, वो कौन देती है, वो भी संसद ही निर्धारण करती है और संसद ही देती है। क्यों, क्योंकि अपने को पता है जो हाई कोर्ट का मुख्य जज होता है वो एक स्टेट के अंदर काम नहीं करता, अन्य स्टेट के अंदर भी काम कर सकता है अगर उसको बुलाया जाता है। जैसे देखिए अपने हाई कोर्ट जो वर्तमान के अंदर राजस्थान में जो आनंद श्रीवास्तव मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो अपने जज है, मुख्य जज वर्तमान के अंदर राजस्थान के, तो इसको अगर अन्य हाई कोर्ट के अंदर भी अपर न्यायाधीश के तौर पर बुलाया जाता है तो वो जा सकता है काम के लिए, ठीक है, अपर न्यायाधीश के तौर पर बुलाया जाता है। तो आर्टिकल 224 के तहत वो अपर न्यायाधीश के तौर पर किसी अन्य हाई कोर्ट में भी काम कर सकता है। वो मैं आगे बता दूंगा आपको, आर्टिकल 224, ठीक है। तो जो
एक राज्य का हाई कोर्ट होता है वो एक ही राज्य के अंदर काम नहीं करता, अन्य राज्य के अंदर भी उसको बुलाया जाता है। अगर कार्यभार ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो जा सकता है काम के लिए, उनकी हेल्प के लिए अपर न्यायाधीश के तौर पर जा सकता है। ठीक है, ये था 221। तो 222 के अंदर क्या है दोस्तों, 222 आर्टिकल के अंदर वो बात की गई है, जैसे देखिए अपने को पता है कि जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, उनका जो स्थानांतरण करता है, मतलब इस हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो स्थानांतरण करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति स्थानांतरण करता है। ठीक है, बस सीधी सी बात याद रखनी है कि राष्ट्रपति स्थानांतरण करता है। अगर और ज़्यादा डीप जाने की बात करूं दोस्तों, तो इसमें जो राष्ट्रपति होता है किसके परामर्श से करता है, तो इसमें एक थर्ड जजेज केस होता है, 1998 का थर्ड जजेज केस। जो केंद्र की राजनीति में पढ़ते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर केस पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड जजेज केस, थर्ड जजेज केस, फोर्थ जजेज केस, मतलब जो जज होते हैं उनके स्थानांतरण के बारे में ये केस होते हैं। ठीक है, तो एक केस है थर्ड जजेज केस 1998 का, उसके तहत जो राष्ट्रपति होता है वो हाई कोर्ट के जजों का स्थानांतरण करता है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछता है, किससे पूछता है, इसमें मैं थर्ड जजेज केस की बात करूं 1998 का है थर्ड जजेज केस। इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति स्थानांतरण करता है तो पहला तो सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछता है, जो मुख्य जज होता है, और किससे पूछता है वो, तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य 4 जज। ये कॉलेजियम व्यवस्था बन गई ना, हाँ कॉलेजियम व्यवस्था। ठीक है, इधर अपने लिख सकते हैं कॉलेजियम व्यवस्था, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि कॉलेजियम व्यवस्था से परामर्श लेता है। तो कॉलेजियम व्यवस्था में कौन कौन शामिल होता है, एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के अन्य कोई वरिष्ठ जज, ये शामिल होते हैं कॉलेजियम व्यवस्था में। ठीक है, तो एक तो कॉलेजियम व्यवस्था से पूछता है, और किससे पूछता है, और दोस्तों जैसे देखिए अन्य कोई जज है उसका ट्रांसफर करना है, राष्ट्रपति करेगा, तो ट्रांसफर करने से पहले जिस हाई कोर्ट से वो उसका ट्रांसफर किया जा रहा है, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट से जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं 49, कितने होते हैं 49, और एक मुख्य न्यायाधीश, 50 मुख्य न्यायाधीश बैठते हैं हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, और वर्तमान के अंदर अपन हाई कोर्ट की बात करूँ तो 25 हाई कोर्ट है अपने। ठीक है, हाँ, तो जैसे देखिए किसी अन्य जज का स्थानांतरण करना होता है तो राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है, कॉलेजियम व्यवस्था से परामर्श लेता है। और किससे लेता है, तो और दोस्तों जिस हाई कोर्ट से उसका स्थानांतरण किया जा रहा है, मतलब अपने राजस्थान हाई कोर्ट से किसी भी जज का स्थानांतरण किया जा रहा है, उस हाई कोर्ट के मुख्य जज से परामर्श लेगा। एक तो लेगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य जजों से, और किससे लेगा, कि जिस हाई कोर्ट से स्थानांतरण किया जा रहा है उसके मुख्य जज से पूछेगा कि आपके जो अन्य जज है उसका स्थानांतरण मैं इस हाई कोर्ट से इस हाई कोर्ट के अंदर कर रहा हूं, तो उससे पूछेगा। और किससे पूछेगा, जिस हाई कोर्ट के अंदर भेज रहा है, मतलब राजस्थान हाई कोर्ट से स्थानांतरण करके उसको कहां भेज रहा है, राजस्थान से इलाहाबाद भेज रहा है। कहां भेज रहा है, राजस्थान से इलाहाबाद भेज रहा है, या अजमेर से कहां भेज रहा है, भीलवाड़ा के अंदर तो स्थानांतरण कर रहा है। तो किससे पूछेगा, जिस हाई कोर्ट से वो भेज रहा है या जिस हाई कोर्ट के अंदर भेज रहा है उसके मुख्य जज से पूछेगा कि आपके हाई कोर्ट के अंदर मैं अन्य जज का स्थानांतरण कर रहा हूं, तो उसके मुख्य जज से भी पूछेगा। ठीक है, इनसे पूछता है। ये थर्ड जजेस केस में कहा गया है 1998 वाले में। लेकिन अपने को इतना याद रखना है क्या, कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज से परामर्श लेगा कौन, राष्ट्रपति, और जब हाई कोर्ट के अन्य जजों का स्थानांतरण करना होता है तब। ठीक है, हाँ जी, देखिए 222 अपने लिख लेते हैं, 220 को, 221 और 222 को। तो पहला आर्टिकल डालिएगा, आर्टिकल 220। इसमें क्या है, हाई कोर्ट के अन्य जजों, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त
सेवानिवृत्त जज या जजों द्वारा निम्न न्यायालयों में वकालत की जा सकती है। पहला सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। दूसरा कहाँ कर सकते हैं? जहां उन्होंने जज के रूप में काम नहीं किया हो, जज के रूप में काम नहीं किया हो, वहां वकालत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं 221, अनुच्छेद 221। इसमें क्या है? वेतन। क्या है? जजों का वेतन। वेतन देखते हैं, वेतन कितना होता है। मुख्य न्यायाधीश की बात करूं मैं, मुख्य जज की, तो होता है 2,50,000, 2,50,000 रुपये। अन्य जजों की बात करूं मैं, तो अन्य जजों का होता है 2,25,000। कितना होता है? 2,25,000। फिर मैं बात करूं वेतन का निर्धारण, जो वेतन का निर्धारण करेगी कि कितना वेतन देना है, कौन करता है? संसद या केंद्र सरकार भी लिख सकते हैं। संसद द्वारा वेतन का निर्धारण किया जाता है। और वेतन देने की बात करूं तो इनको वेतन देता कौन है? तो राज्य की संचित निधि से। कहां से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से वेतन इनको दिया जाता है। निर्धारण संसद करती है, लेकिन वेतन देता कौन है? राज्य की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल 222, अनुच्छेद 222। इसमें क्या है? हाई कोर्ट के जजों का स्थानांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की सिफारिश पर किया जाता है। ठीक है, 222। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों 223। समझ लीजिए इसको। अनुच्छेद 223, 224, 224 के 223 में क्या है दोस्तों? कार्यकारी मुख्य जज, मतलब कार्य के तौर पे काम अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो कार्यकारी मुख्य जज की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति इसमें किससे पूछता नहीं है, किसी से। 223 में क्या है? कार्यकारी मुख्य जज की नियुक्ति। इसमें क्या है? कार्यकारी मुख्य जज। ठीक है, और कार्यकारी मुख्य जज की नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति कौन करता है जजों की? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर राष्ट्रपति को ऐसे लगता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी चाहिए, काम ज़्यादा बढ़ गया, उसको लगता है कहीं भी स्टेट के अंदर, तो वो क्या करेगा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देगा। अपने को अच्छा लगा उसको कि करनी है तो करनी है, लेकिन इसमें किसी से परामर्श नहीं लेता वो।
ना सुप्रीम कोर्ट के जज से परामर्श लेगा, ना उस राज्य के राज्यपाल से लेगा, ना हाई कोर्ट के मुख्य जज से लेगा। बस कार्यकारी मुख्य जज की नियुक्ति कर देता है, यहाँ पे किसी से परामर्श नहीं लेता। ठीक है, अब देखिए 224 में क्या है, अपर न्यायाधीश। क्या है, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति। अब ये अपर न्यायाधीश क्या होता है, इसमें भी अपर न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन इसमें परामर्श लेता है वो, किससे लेता है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज होता है उससे परामर्श लेके करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज के परामर्श पर अपर न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, अब ये अपर न्यायाधीश क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, जो अपर न्यायाधीश होता है, जैसे देखिए यहाँ पे अपना राजस्थान, प्यारा राजस्थान, राजस्थान का जो हाई कोर्ट है इसमें काम ज़्यादा बढ़ गया, काम ज़्यादा बढ़ गया। और क्या हुआ, फिर क्या करता है, राष्ट्रपति देखता है कि काम ज़्यादा बढ़ गया, जो हाई कोर्ट का जो मुख्य जज है उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, वो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर देगा। किसकी नियुक्ति कर देगा, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर देगा। और इस अपर न्यायाधीश का काम क्या होगा, इसका आधा काम ये संभालेगा। ये अन्य राज्य का हाई कोर्ट का जज है, फिर भी अपर न्यायाधीश किसी को भी बोल देगा कि तेरे को अपर न्यायाधीश के पद पर मैं बैठाता हूँ, तेरे को सैलरी भी दूंगा। और ये जो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति करता है ना राष्ट्रपति, ये 2 साल के लिए करता है। इसका कार्यकाल माना जाता है 2 साल। लमसम कितने साल तक करता है, 2 साल तक अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर देता है। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो किसी स्टेट के मुख्य जज को इसने बना दिया अपर न्यायाधीश, ठीक है, तो उस स्टेट का काम कौन संभालेगा। तो देखिए दोस्तों, अपने जो अदर स्टेट के जो जज को वो बनाएगा अपर न्यायाधीश, वो मुख्य जज को नहीं बनाएगा, वो किसको बनाएगा, जो अन्य जज होएंगे ना उसके। जैसे राजस्थान के अंदर 50 जज बैठते हैं, कितने बैठते हैं, 50 जज। जो एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य अध्यक्ष होता है उनका जज, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और 49 क्या होते हैं, 49 अन्य जज होते हैं। उन जो अन्य जज होते हैं ना, उनमें से एक अपर न्यायाधीश बना देता है। ठीक है, उनकी 2,25,000 रुपये सैलरी होती है, और अपर न्यायाधीश बनाएगा तो उनको पूरे पैसे मिलेंगे, 2,50,000 रुपये। क्यों नहीं बैठेगा, हर कोई काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, पैसे मिलेंगे तो, है ना। तो वो क्या करता है, अन्य न्यायाधीशों में से क्या करता है, राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश बना देता है कि तेरे को थोड़ा सा कार्यभार संभालना है, 2 साल के लिए तू स्टेट का अपर न्यायाधीश घोषित किया जाता है, या तेरे को बना दिया जाता है। उसकी नियुक्ति कर देता है कौन, राष्ट्रपति कर देता है। ठीक है, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट में काम ज़्यादा बढ़ गया, और इसने क्या किया, जो मुख्य जज है उसने क्या किया, यूपी के जो कोई अन्य जज है उसको क्या किया, अस्थायी तौर पर अपर न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। ठीक है, यूपी के जज को बोल दिया कि तेरे को अपर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, और तेरे को सैलरी वैलरी जो भी वेतन भत्ते हैं सब दिए जाएंगे, तो क्यों नहीं बनेगा। तो वो उसको अपर न्यायाधीश के रूप में बना देता है राष्ट्रपति। और इसमें जब ये अपर न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, तो किससे परामर्श लेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज से परामर्श लेगा, फिर ही अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या 224 के, ये क्या दोस्तों, जो 224 के है वे 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया, इसमें सेवानिवृत्त जज की बात की गई कि सेवानिवृत्त जज की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नहीं, इसमें राष्ट्रपति नहीं करता, इसमें क्या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, और अपर न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। लेकिन जब सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति की बात आएगी तो वो कौन करेगा, हाई कोर्ट का मुख्य जज करेगा। क्योंकि हाई कोर्ट का मुख्य जज को पता होता है कि मेरे पास कितना काम है और कितना नहीं है, मैंने कितना कर लिया और कितना मेरा काम बचा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, किसी सेवानिवृत्त जज को अपने, इसमें क्या है, मतलब अपना कार्यभार संभालने के लिए नियुक्ति की जा रही है। 2-4 आर्टिकल है, इसमें बस काम संभालने के लिए जजों की नियुक्ति की जाती है। जैसे हाईकोर्ट के जज को पता चल गया कि मेरे पास काम ज़्यादा है, तो इसने क्या किया, कोई सेवानिवृत्त जज घर पे बैठा है, ठीक है, उसको आधी सैलरी मिल रही है, अब घर पे बैठा है कार्यकाल पूरा करके, ठीक है, तो वो उसको क्या बोलेगा, जो सेवानिवृत्त जज होगा उसको बोलेगा कि तू जज के रूप में काम कर सकता है क्या, मेरी हेल्प कर सकता है क्या, तेरे को बढ़िया सैलरी दे दूंगा। तो वो क्या करेगा, काम करेगा जज के रूप में। तो इसमें 224 के में क्या है, सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति, और कर्ता कौन है,
हाई कोर्ट का मुख्य जज करता है। और परामर्श किससे लेगा? राष्ट्रपति से परामर्श लेगा कि मेरा कार्यभार ज़्यादा बढ़ गया है, मैंने एक सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति करनी है जज के तौर पर, क्या कर सकता हूँ क्या? अगर राष्ट्रपति हाँ करता है तो वो कर लेगा, अन्यथा नहीं कर सकता। ठीक है, 224 की क्या में क्या है? सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति। इसमें क्या है? सेवानिवृत्ति जजों की नियुक्ति। ठीक है, और सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति इसमें कौन करेगा? हाई कोर्ट का जज करेगा। कौन करेगा? हाई कोर्ट का जो मुख्य जज होगा वो ही करेगा। लेकिन परामर्श किससे लेगा? मैं परामर्श की बात करूं इसमें तो परामर्श लेगा राष्ट्रपति से। किससे परामर्श लेगा? राष्ट्रपति के परामर्श पर ही सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति कर सकता है जज के तौर पर हाई कोर्ट का मुख्य जज। ये 223 था कार्यकारी मुख्य जज, 224 में अपर न्यायाधीश और 224 में सेवानिवृत्त जज। अब आप बोलोगे सर खिचड़ी बन गई हमारे, तो हम कब से जज ही जज पढ़ते आ रहे हैं, कभी कौन नियुक्ति करता है किसकी, कभी कौन नियुक्ति करता है किस आर्टिकल में क्या है, हमें याद नहीं होएगा। तो आप ऐसे करना, फॉर्मेट तैयार कर लेना, पहले करना मुख्य जज की नियुक्ति। ठीक है, पहले आप क्या लिखना, एक फॉर्मेट तैयार करना, एक पेज लिख लेना, उसमें लिखना, पहले लिखना मुख्य जज की नियुक्ति, फिर लिखना अन्य जजों की नियुक्ति, फिर इसमें लिखना किससे परामर्श लेता है, कौन नियुक्ति करता है। अपने को इतना पता है कि राष्ट्रपति नियुक्ति तो कौन करेगा? सभी की राष्ट्रपति ही करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन परामर्श की बात करूं, इसमें परामर्श अलग अलग आ जाता है। जैसे मुख्य जज की जब नियुक्ति करता है तो राज्यपाल से परामर्श लेता है वो, और किससे लेता है? कॉलेजियम प्रणाली से लेता है। और अन्य जजों की जब नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अन्य जज होते हैं 49 राजस्थान के अंदर, उनकी नियुक्ति करेगा तो किससे परामर्श लेगा? एक तो कॉलेजियम से परामर्श लेता है और राज्यपाल से लेता है, और किससे लेगा? और जो अन्य कोई वरिष्ठतम मतलब कोई कानून का ज्ञाता हो उससे परामर्श लेता है वो, है ना। और देखिए बाद में आ जाता है कार्यकारी मुख्य जज की नियुक्ति। इसमें राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, इसमें किसी से परामर्श नहीं लेता। फिर 224 आर्टिकल आ जाता है, इसमें क्या होता है? अपर न्यायाधीश की नियुक्ति, इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज से परामर्श लेता है। फिर 224 की बात करूं, अगर सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति की बात करूं मैं, जजों की नियुक्ति करेगा कौन? हाई कोर्ट का मुख्य जज करता है। लेकिन यहाँ पे किससे परामर्श लेता है वो? सुप्रीम कोर्ट के जज से परामर्श नहीं लेकर राष्ट्रपति से परामर्श लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि सभी जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। इसलिए राष्ट्रपति से परामर्श लेके वो सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं अपने लोग 225। 225 में क्या है दोस्तों, समझ लीजिए। 225 आर्टिकल में है, जैसे देखिए अपने को पता है कि अपना देश 1947 को आज़ाद हुआ था, इसलिए क्या मनाते हैं? अपने स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था, इसलिए क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना। आरएस के अंदर अगर एग्जाम में अगर आपके अंदर आ जाए आरएस के अंदर कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो आप क्या लिख के आओगे कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लिख के आए तो क्या करेगा एग्जामिनर? एक नंबर का आपका गणतंत्र दिवस वही मना देगा। ठीक है ना। हाँ, बड़े एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं पूछा जाता। बड़े एग्जाम के अंदर अगर आ जाए गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो अपने को करके आना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो जिनको हीरालाल जे कन्या ने आर्टिकल 380 के तहत शपथ दिलाई थी, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये करके आना है अपने को, नहीं कि ये करके आना कि संविधान लागू हुआ था। आप देखिए दोस्तों, अपने को पता है कि 1947 को अपना देश आजाद हुआ था। ठीक है, तो 1947 से पहले किसका राज हुआ करता था दोस्तों? अपने को पता है कि ब्रिटिश कंपनी का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, है ना। अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था। ठीक है, तो अपने को पता है जब अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था तो उस समय भी हाई कोर्ट भी थे, सुप्रीम कोर्ट भी था उनका अलग से। ठीक है, तो पहले जो सुप्रीम कोर्ट था उनको बोलते थे फेडरल न्यायालय। क्या बोलते थे? फेडरल कोर्ट, कलकत्ता के अंदर। ठीक है, बाद में 1966 के अंदर क्या किया, उसको दिल्ली हाई कोर्ट नाम दे दिया, सुप्रीम कोर्ट नाम दे दिया था 1966 के अंदर, और दिल्ली के अंदर स्थानांतर कर दिया था उसका। ठीक है, तो उन्होंने भी पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अपनी स्थापना की थी। ठीक है, तो क्या 1947 से पहले जो अंग्रेजों ने हाई कोर्ट की स्थापना की थी, जो उन्होंने न्याय व्यवस्था चलाई थी लोगों के लिए कि इस अपराध के लिए ये न्याय मिलना चाहिए, इस अपराध के लिए ये न्याय मिलना चाहिए, हैं 1947 के बाद में
क्या वो हाई कोर्ट जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट इन्होंने स्थापना की थी पहले, ठीक है, 1973 की बात कर रहा हूँ मैं, लमसम 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन्होंने की। क्या 1947 के बाद भी इनको वही जो पहले इन्होंने न्याय व्यवस्था अंग्रेजों ने चलाई, जो नियम कानून चलाए कोर्ट के अंदर, क्या 1947 के बाद जैसे ही अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो उनको जो हाई कोर्ट की स्थापना की थी उन हाई कोर्ट को वही अधिकार दिए जाएंगे? जी हाँ, दिए जाएंगे, वही अधिकार मिलेंगे, और लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि संविधान का जो संविधान में लिखा गया है, चाहे वो 1947 से पहले अंग्रेजों ने हाई कोर्ट बनाए उन हाई कोर्ट, या 1947 के बाद अपने लोगों ने जो हाई कोर्टों की स्थापना की थी, वो उस सेम कानून जो संविधान में लिखे गए हैं, वो संविधान के अकॉर्डिंग जो कानून है हाई कोर्ट से संबंधित, उन कानून की पालना करते हुए अगर वो न्याय व्यवस्था करते हैं तो सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाएगा, ठीक है। वो भी जैसे वर्तमान के अंदर जो उनको अधिकार दे रखे हैं हाई कोर्ट के जजों को, वैसे ही जैसे हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को, वैसे ही 1947 से पहले जो अंग्रेजों ने हाई कोर्ट की स्थापना की थी उनको भी वही अधिकार दिए जाएंगे। अनुच्छेद 225 के अंदर ये है, ठीक है दोस्तों। तो अपने लिख सकते हैं अनुच्छेद 225 के अंदर 225 आर्टिकल 225 आर्टिकल 225 के अंदर क्या है कि हाई कोर्ट अपने संविधान के उपबंधों, हाई कोर्ट अपने संविधान के उपबंधों, संविधान के उपबंधों के दायरे में रहते हुए, मतलब संविधान के जो व्याख्या है उसके दायरे में रहते हुए, संविधान के उपबंधों के दायरे में रहते हुए प्रशासन, संविधान के उपबंधों के दायरे में रहते हुए प्रशासन, विधि तथा प्रशासन, विधि तथा न्याय प्रशासन संबंधी, न्याय प्रशासन संबंधी न्याय प्रशासन संबंधी उपबंध कर सकेगा, उपबंध कर सकेगा। ये 1947 से जो अंग्रेजों ने हाई कोर्टों की स्थापना की थी उनके बारे में है, ठीक है। अनुच्छेद 226 में क्या है? रिट है। अनुच्छेद 226 में रिट है। तो दोस्तों आपको रिट पढ़नी हो जो, तो मेरी क्लास यूट्यूब के अंदर डाल रखी है, ज्ञान सागर क्लासेस सर्च मारना और आपको वो क्लासें मिल जाएंगी। उसमें मैंने रिट के बारे में बता रखा है कि हाई कोर्ट 6 प्रकार से रिट जारी करता है, और उसमें मैंने ये भी बता रखा है कि कौन सी रिट कब जारी की जाती है, कौन सी रिट कब जारी नहीं की जाती, ये सब बता रखा है। आप उसमें से क्लास देख लेना, ठीक है। और 227 के अंदर क्या है दोस्तों? अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 227 के अंदर क्या है? अधीनस्थ न्यायालय की बात की गई है। आर्टिकल 227 की बात करूं मैं, पहले सुन लीजिए। जैसे देखिए अधीनस्थ न्यायालय, इसमें क्या है? जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जिला न्यायालय को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो जिला न्यायालय होते हैं आर्टिकल 227 के अंदर उसको अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। जिला न्यायालय नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अधीनस्थ न्यायालय, मतलब छोटे तौर के न्यायालय। हाई कोर्ट से छोटे तौर के न्यायालय होते हैं, कौन से? अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। तो इसमें क्या है 227 के अंदर? जैसे देखिए कोई अधीनस्थ न्यायालय के अंदर कोई भी कोई मामला हो, कोई भी कोई मामला हो, तो कोई संविधान से जुड़ा हो,
संविधान की व्याख्या से जुड़ा हो, तो हाई कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वो उस मामले को अपने पास मंगवा सकती है। ठीक है, 227 के तहत अपने पास मंगवा सकती है या उसका अधीक्षण कर सकती है। अधीक्षण यानी जांच पड़ताल कर सकती है कि वो सही है या गलत है, जो अधीनस्थ न्यायालय इस मामले पर जो सुनवाई कर रहा है सही कर रहा है या गलत कर रहा है। ठीक है, उसमें अधीक्षण कर सकती है। और क्या कर सकती है कि कोई भी मामला मंगवा सकती है, उसका अधीक्षण भी कर सकती है। और क्या कर सकती है कि अधीनस्थ न्यायालय पर कुछ शुल्क भी लगा सकती है, कुछ टैक्स भी लगा सकती है। कौन? हाई कोर्ट लगा सकता है अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर। और क्या है, और देखिए कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है, कौन? अधीनस्थ न्यायालय के जो मुख्य जज है, कोई भी ऐसी कार्य प्रणाली हो, क्योंकि जो अभिलेख तैयार होकर आता है हाई कोर्ट से, उस अभिलेख के तौर पर कोई भी वो कार्य कर रहा है, कोई न्याय व्यवस्था कर रहा है, ठीक है, उससे संबंधित नियम भी हाई कोर्ट बना सकता है कि आज के बाद आपको ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे। आर्टिकल 215 के तहत अभिलेख न्यायालय होता है, तो अभिलेख तैयार किया जाता है। ठीक है, अभिलेख तैयार किया जाता है तो उस अभिलेख में कुछ नियम भी बना सकती है अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। ठीक है ना, ये अनुच्छेद 227 के अंदर है। तो अपने लिख सकते हैं अनुच्छेद 227 के अंदर कुछ फैक्ट लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूं, जैसे देखिए पहला फैक्ट देखना, हाई कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले, हाई कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले अधीनस्थ न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायिक अभिकरण का अधीक्षण कर सकती है, अधीक्षण कर सकती है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, अधीनस्थ न्यायालयों से विवरण मंगवा सकती है, मंगवा सकता है। और इन पर शुल्क तय कर सकता है, शुल्क भी तय कर सकता है इन पर। ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल आता है 228। 228 के अंदर क्या है दोस्तों कि जैसे देखिए कोई अधीनस्थ न्यायालय के अंदर कोई मामला चल रहा है, अधीनस्थ न्यायालय के अंदर कोई मामला चल रहा है, उस मामले को अपने पास हाई कोर्ट मंगवा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। वो मामला कैसा होना चाहिए? संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसी को मंगवा सकता है। और एक बात और याद रखना, जैसे देखिए दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को, जैसे कोई मामला है कैसा भी हो, चाहे संविधान से जुड़ा हो चाहे संविधान से व्याख्या से नहीं जुड़ा हो, सुप्रीम कोर्ट उस मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय के अंदर भेज सकता है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय के अंदर भेज सकता है। जैसे देखिए राजस्थान हाई कोर्ट का मामला है, वो कहाँ? राजस्थान हाई कोर्ट का मामला है, ये कहाँ भेज सकता है? इलाहाबाद के अंदर भेज सकता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर भेज सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर वो मामला स्थानांतरण कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट स्थानांतरण नहीं कर सकता।
हाई कोर्ट उस मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय के अंदर स्थानांतरण नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे राजस्थान का हाई कोर्ट है, राजस्थान का हाई कोर्ट है, राजस्थान के हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, कोई मामला चल रहा है, ये क्या कहीं भी, जैसे अधीनस्थ न्यायालय, जैसे भीलवाड़ा का अधीनस्थ न्यायालय, जैसे भीलवाड़ा मान के चलिए कोई भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में कोई जिला न्यायालय है, ठीक है, यहाँ का मामला जैसे अन्य जिले के अंदर नहीं भेज सकता। अन्य जिले के जो हाई कोर्ट जो होता है अधीनस्थ न्यायालय या हाई कोर्ट होता है वहाँ पे नहीं भेज सकता हाई कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर स्थानांतरण कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है वो एक अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे अधीनस्थ न्यायालय के अंदर उस मामले का ट्रांसफर या स्थानांतरण नहीं कर सकता कि आप इसकी सुनवाई करो। ठीक है ना, ये बात याद रख लेना आप लोग। तो 228 के अंदर क्या है कि हाई कोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय में जो मामला चल रहा होता है संविधान की व्याख्या से जुड़ा होना चाहिए, उसको अपने पास मंगवा सकता है। लेकिन पहली शर्त क्या है कि संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ होना चाहिए, फिर ही मंगवा सकता है, अन्यथा नहीं मंगवा सकता। तो अनुच्छेद 228 लिख लेते हैं। आर्टिकल 228 अनुच्छेद 228 के अंदर क्या है, हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे, हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी मामले या मुकदमे, किसी मुकदमे को अपने पास मंगा सकता है, को अपने पास मंगवा सकता है, को अपने पास मंगवा सकता है, जिसमें संविधान की व्याख्या जुड़ी हो, जिसमें संविधान की व्याख्या जुड़ी हो, इसको ये अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है, लेकिन स्थानांतरण नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आता है 229। 229 में क्या है कि हाई कोर्ट के जो अधिकारी होते हैं, अन्य अधिकारी होते हैं, उनके जो अन्य अधिकारी और कर्मचारी वगैरह होते हैं, उनकी जो नियुक्ति वेतन वगैरह होता है वो कौन निर्धारण करता है, हाई कोर्ट का मुख्य जज करता है। ठीक है, तो 229 के अंदर लिख लेते हैं, हाई कोर्ट के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, हाई कोर्ट का मुख्य जज करता है। हाई कोर्ट का मुख्य जज करता है। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल पूरे हो जाते हैं 229 और 230 में करवा चुका हूँ, 231 भी करवा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल यहाँ होते हैं पूरे। अब अपने हेडिंग डालते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट रहने वाले हैं वो देखते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, अध्यादेश कब आया, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, महिला प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी और पुरुष प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, तो अपने लिखते हैं, अपने हेडिंग डालना राजस्थान के का उच्च न्यायालय। अब राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डालना राजस्थान का उच्च न्यायालय।
राजस्थान का उच्च न्यायालय। अब राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में बात करूं मैं, तो दोस्तों राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पे है वर्तमान के अंदर? जोधपुर के अंदर है। कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। तो दोस्तों पहले ये जयपुर के अंदर था, लेकिन सत्यनारायण समिति आई 1956 के अंदर, इसने एक सिफारिश पेश की थी कि जोधपुर, जयपुर नहीं होना चाहिए, इस कहाँ होना चाहिए, इसका स्थानांतरण जोधपुर के अंदर होना चाहिए। तो 1958 के अंदर स्थानांतरण कर दिया था इसका, कहाँ? जोधपुर के अंदर। पहले जयपुर के अंदर था। तो अपने लिख सकते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु एक अध्यादेश आया, कानून आया, तो कब आया? 21 जून 1949। तो अपने लिख सकते हैं स्थापना हेतु अध्यादेश। स्थापना हेतु जो उच्च न्यायालय है वो स्थापना हेतु अध्यादेश जो कानून आया वो कब आया? तो कब आया दोस्तों? 21 जून 1949 को। 21 जून 1949 को अध्यादेश आया। ठीक है, 21 जून 1949 को अध्यादेश आ गया। बाद में स्थापना कब होगी इसकी? अध्यादेश आ गया तो स्थापना होगी 29 अगस्त 1949। याद रख लेना। इसकी स्थापना की बात करूं उच्च न्यायालय की, तो स्थापना कब होगी? 21 जून 21 जून 1900 21 अगस्त, सॉरी 21 अगस्त 21 अगस्त 21 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना हो गई। और कहाँ हुई थी? पहली बार जयपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी। और कमलकांत वर्मा को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। 1949 को ही बना दिया था, जो 1951 तक रहा था। और राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी उन्हीं को ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, वो मैं लिखवा दूंगा आगे। ठीक है दोस्तों, ये देख लिया। अब देखते हैं जो इसकी खंडपीठ है, जो इसकी खंडपीठ है, इसकी खंडपीठ जयपुर को बनाया गया। किसको बनाया गया? इसकी जो ब्रांच, मैं बात करूं किसकी? ब्रांच की, तो किसको बनाया गया? जयपुर को। तो अपने दूसरा लिख सकते हैं इसके अंदर जयपुर के बारे में। जयपुर को क्या बनाया गया? तो लिखना जयपुर में खंडपीठ। जयपुर में खंडपीठ। जब जयपुर में खंडपीठ के लिए एक अध्यादेश आया, वो अध्यादेश कब आया? तो 8 दिसंबर 1976 को। जयपुर में खंडपीठ का अध्यादेश कब आया? तो अध्यादेश आया 8 दिसंबर 1976 को अध्यादेश आ गया। और इसकी स्थापना कब होगी? जयपुर के अंदर खंडपीठ की स्थापना कब होगी? तो स्थापना की बात करूं दोस्तों मैं, तो 31 जनवरी, कब? 31 जनवरी 1977 को हो गई। 31 जनवरी 1977 को खंडपीठ की स्थापना जयपुर के अंदर हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि अपने को पता है कि हाई कोर्ट के अंदर जज कितने बैठते हैं। पहले थे 12। कितने थे? 12 थे। एक मुख्य जज था और 11 अन्य जज थे। टोटल कितने थे? पहले 12। लेकिन वर्तमान के अंदर बात करूं तो वर्तमान के अंदर कितने बैठते हैं दोस्तों? 50 बैठते हैं। कितने? 50। 49 तो अन्य जज होते हैं और एक मुख्य जज होता है। तो अपने लिख सकते हैं कि मुख्य जज कौन था? मुख्य जज कौन था इसके अंदर? और प्रथम जज की बात करूं मैं, तो अपने लिख सकते हैं प्रथम जज, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के अंदर, राजस्थान में हाई कोर्ट, ऐसे लिख सकते हैं अपने, राजस्थान हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य जज, प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? कमलकांत वर्मा। कौन थे दोस्तों? किसका नाम आता है? कमलकांत वर्मा का। कमलकांत वर्मा का। जब 1949 को जयपुर के अंदर स्थापना हुई थी हाई कोर्ट की, तो 1949 के अंदर इसको बना दिया था, जो 1951 तक रहा था। 1949 से 1951 तक कमलकांत वर्मा राजस्थान के जज रहे थे, जो प्रथम जज माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य जज कौन थे। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य जज थे कैलाश नाथ वांचू। कौन? कैलाश नाथ वांचू। तो नेक्स्ट फैक्ट लिख सकते हैं, सर्वाधिक कार्यकाल वाले
मुख्य जज, ये 2 नंबर का मुख्य जज था। कमलकांत वर्मा के बाद जस्ट यही बना था, ठीक है ना। कैलाशनाथ वांचू सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य जज, किसका नाम आता है? कैलाशनाथ वांचू। इसके जस्ट बाद बना था ये 2 नंबर का, जो 1951 से 1958 तक रहा था। सर्वाधिक कार्यकाल माना जाता है इसका, ठीक है। और सर्वाधिक कार्यकाल तो न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य जज कौन थे? तो न्यूनतम कार्यकाल में आता है सतीश कुमार मित्तल। किसका नाम आता है? सतीश कुमार मित्तल। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं न्यूनतम कार्यकाल वाले, न्यूनतम कार्यकाल में किसका नाम आता है? सतीश कुमार मित्तल। सतीश कुमार मित्तल, जो कब से कब तक रहा था दोस्तों? तो 1994 से 1995 तक 1 साल रहा था। 1994 से 1995 तक रहा था। सतीश कुमार मित्तल का नाम लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ऐसे जज जो आरपीएससी के राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष भी रहे थे, तो किसका नाम आता है? शरत चंद घोष। किसका नाम आता है? शरत चंद घोष। तो ऐसे मुख्य जज, नेक्स्ट फैक्ट लिख सकते हैं कि ऐसे मुख्य जज ऐसे मुख्य जज या ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति, ऐसे मुख्य जज जो आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे, किसका नाम लिया जाता है दोस्तों? शरत चंद घोष। शरत चंद घोष का नाम लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो महिला जज रही थी, कौन कौन रही थी? तो अपने 2-4 महिलाओं जज का नाम लिख लेते हैं कि वैसे तो दोस्तों 10 रही थी। कितनी रही थी? 10 रही थी, लेकिन अपने को पहले की जो 5 है उसको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान हाई कोर्ट में महिला जज, तो पहला नाम आता है कांता कुमारी भटनागर। किसका नाम आता है? कांता कुमारी भटनागर। तो हेडिंग डालना, राजस्थान हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में महिला जज, किसका नाम आता है? पहला नाम कांता कुमारी भटनागर। कौन? कांता कुमारी भटनागर। कांता कुमारी भटनागर। दूसरा नाम मोहिनी कपूर। मोहिनी कपूर। मोहिनी कपूर। तीसरा नाम राजसुधा मिश्रा। राजसुधा मिश्रा, ये महिला जज रही थी, ठीक है। राजसुधा मिश्रा। फिर मीना गोम्बर। मीना गोम्बर। फिर 5 नंबर की बात करूं मैं, तो बेला एम त्रिवेदी। बेला एम त्रिवेदी। ये 5 महिला जज के नाम याद रख लेना, जो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर रही थी, महिला के रूप में जज रही थी। अब देखते हैं दोस्तों कि भारत में किसी भी हाई कोर्ट में, मतलब भारत में किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो किसका नाम लिया जाता है? अन्ना चंडी का नाम लिया जाता है। किसका? अन्ना चंडी का। कि भारत के अंदर ये हाई कोर्ट की पहली महिला जज रही थी। पहली महिला मुख्य जज नहीं, पहली महिला जज रही थी, ठीक है। तो अपने लिख सकते हैं भारत में किसी हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो ये फैक्ट और लिख लेना आप, भारत में किसी हाई कोर्ट की पहली महिला जज, पहली महिला जज
कौन थी दोस्तों? अन्ना चंडी। अन्ना चंडी जो केरल हाई कोर्ट में बनी थी। कहाँ? केरल हाई कोर्ट के अंदर जज बनी थी। जो अन्ना चंडी थी वो कहाँ बनी थी? केरल हाई कोर्ट के अंदर जज बनी थी। अब देखते हैं कि भारत में किसी हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य जज। अब आता है कौन? मुख्य जज। तो किसका नाम लिया जाता है? लीला सेठ का, जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर मुख्य जज बनी थी। तो लिख सकते हैं भारत में किसी हाई कोर्ट। नेक्स्ट फैक्ट, भारत में किसी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य जज कौन थी दोस्तों? लीला सेठ। कौन? लीला सेठ। कहाँ की थी ये? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर बनी थी मुख्य जज। कहाँ बनी थी? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर मुख्य जज बनी थी। ठीक है दोस्तों, अब अपने दोस्तों कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि ऐसे मुख्य जज जो विधि आयोग के अध्यक्ष थे, जो विधि आयोग बना था कानून से संबंधित, उसके अध्यक्ष थे। तो किसका नाम लिया जाता है? ए आर लक्ष्मण। किसका? ए आर लक्ष्मण। कि ऐसे मुख्य जज, ऐसे मुख्य जज जो विधि आयोग, जो विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे, जो विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो किसका नाम लिया जाता है दोस्तों? ए आर लक्ष्मण। ए आर लक्ष्मण। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अपने लोगों ने आज हाई कोर्ट देखा दोस्तों। हाई कोर्ट में क्या क्या देखा अपने लोगों ने? तो अपने लोगों ने यहाँ से शुरू किया था अनुच्छेद 220 से। 220 देखा, 221 देखा वेतन भत्तों से संबंधित, फिर 222 देखा अपने लोगों ने दोस्तों। फिर 222 के बाद अपने लोगों ने 223 आर्टिकल, 24 आर्टिकल ये देखे। फिर अपने देखा दोस्तों क्या? 225 अनुच्छेद देखा। 225 अनुच्छेद में हाई कोर्ट से संबंधित था। ठीक है। और 227 देखा अपने, अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित था। फिर अपने क्या देखा दोस्तों? 228 देखा, 229 देखा। फिर अपने लोगों ने कुछ फैक्ट देखे राजस्थान के उच्च न्यायालय के, कि राजस्थान के जब उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु अध्यादेश कब आया था? अध्यादेश कब आया? 21 जून 1949 को। 21 जून 1949 को। इसकी स्थापना कब हो गई थी? 21 अगस्त। कब? 21 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है। अध्यादेश कब आया? 21 जून 1949 को। और इसकी स्थापना कब हो गई थी? तो स्थापना दोस्तों हो गई थी इसकी, सॉरी, 29 अगस्त 1949 को। कब? इसकी फिर स्थापना कब हुई? जस्ट जून के आगे जुलाई अगस्त, जस्ट 2 महीने बाद इसकी स्थापना होगी। कब? 29 अगस्त। कब? 29 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना हो गई थी। और कहाँ हुई? जयपुर के अंदर स्थापना हुई। और पहले जयपुर के अंदर था, लेकिन बाद में मैंने बताया कोई सत्यनारायण राव समिति आई, उसने सिफारिश की और 1958 के अंदर जयपुर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? राव समिति जयपुर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? 1958 के अंदर जोधपुर स्थानांतरित कर दिया। और वर्तमान में हाईकोर्ट कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। कौन सी? सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति आई और 1958 के अंदर कहाँ स्थानांतरित कर दिया? जोधपुर के अंदर स्थानांतरित कर दिया। ठीक है। जयपुर से जोधपुर। फिर जयपुर में खंडपीठ, जयपुर में क्या बनाया गया? खंडपीठ बनाएगी। इसके लिए अध्यादेश कब आया? 8 दिसंबर 1976 को अध्यादेश आया। और कब इसकी स्थापना कर दी बाद में? 31 जनवरी 1977 को कर दी।
ठीक है, 31 जनवरी 1977 को स्थापना कर दी। बाद में क्या, बाद में अपन देखा राजस्थान के जो हाई कोर्ट के है उसके प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति किसको बनाया गया, मुख्य जज किसको बनाया गया, प्रथम मुख्य जज कमलकांत वर्मा का नाम लिया जाता, जो 1949 से 1951 तक रहा था। और सर्वाधिक कार्यकाल में बात करूं तो कैलाशनाथ वांचू, कैलाशनाथ वांचू ये याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैलाशनाथ वांचू, जो 1951 से 1958 तक रहा था। फिर सर्वाधिक कार्यकाल तो न्यूनतम कार्यकाल भी किसी का होगा, तो किसका, सतीश कुमार मित्तल का था, 1994 से 95 तक रहे थे। फिर ऐसे मुख्य जज जो आरपीएससी के अध्यक्ष थे, तो किसका नाम लिया जाता है दोस्तों, शरत चंद घोष का, किसका लिया जाता है, शरत चंद घोष का लिया जाता है। फिर अपने देखा कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी महिलाएं थी जो हाई कोर्ट के अंदर जज बनी थी, तो कांता कुमारी भटनागर, मोहिनी कपूर, राजसुधा मिश्रा, मीना गोंबर और बेला एम त्रिवेदी, ये 5 महिलाओं के क्रम से नाम याद रख लेना। फिर अपने क्या देखा दोस्तों कि भारत में जो किसी भी हाई कोर्ट है उसमें पहली मुख्य जज कौन थी, तो पहली मुख्य जज कौन थी, अन्ना चंडी, जो केरल हाई कोर्ट से थी। ठीक है दोस्तों, और बाद में देखिए जो भारत में थी, तो भारत में पहली मुख्य जज किसे बनाया गया था, किसको, लीला सेठ को, किसको, लीला सेठ, जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में बनी थी। फिर जो मुख्य जज है वो विधि के अध्यक्ष, जो ऐसे मुख्य जज जो विधि आयोग के अध्यक्ष भी बने थे, विधि आयोग के अध्यक्ष भी बने थे, तो कौन थे, ए आर लक्ष्मण, ए आर लक्ष्मण। ठीक है दोस्तों, फिर अपने लोगों ने क्या देखा, तो दोस्तों ये यहाँ तक ही हाई कोर्ट और हाई कोर्ट कंप्लीट होता है, उच्च न्यायालय कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो बार बार इस क्लास को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेन फैक्ट है, आप लोग अगर राजस्थान में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 4th ग्रेड, बीएसटीसी, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, कुछ भी तैयारी कर रहे हो आप, सीईटी की, राजस्थान पुलिस की, तो इससे बाहर तो नहीं जाने वाला, इतना मैं आपको कन्फर्म से बोल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप देख लेना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आगे अपने मिलते हैं पंचायती राज के साथ, या कुछ अच्छा सा टॉपिक लेके अपने आएंगे। तो उतने तक जय हिंद, जय भारत।